हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में, और आज अपना पार्ट नंबर 14 है। यानी हम लोग ऑलरेडी इस यूनिट यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में 13 पार्ट्स को कवर कर लिए हैं। आप देख रहे हैं हमारे इस समय डिस्कस कर रहे हैं आप हम चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस यूनिट में चैप्टर फर्स्ट जो हमारा था एजुकेशन कैसा था एशियन इंडिया में, हम लोगों ने उसको फिनिश किया 6 लेक्चर्स में। चैप्टर नंबर जो 2 था हमारा इस यूनिट में, आखिर हमारा एजुकेशन कैसा था, कैसे डेवलप किया, कैसे ग्रोथ किया पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, उसको हम लोगों ने पार्ट नंबर 7 टू पार्ट नंबर 9 यानी कि 3 पार्ट्स में कवर कर दिया। फिर पार्ट नंबर 10 से लगातार हम लोग डिस्कस करें चैप्टर नंबर 3 हमारा ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल के बारे में। बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, आज फिर से हम लोग पढ़ने वाले कुछ और चीजों के बारे में। जैसे मैंने पहले भी कहा है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना, इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना। देखिए एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से हमारा, ठीक है, और एक क्वेश्चन के लिए हम लोग लगभग 6 से 7 लेक्चर्स लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम हर चीज आपको बता रहे हैं, आपको इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना। चलिए आगे बात करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहले कुछ आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे यूजीसी के बारे में सीखेंगे, INDU क्या होता है उसको तो सिखाऊंगा आप लोग को उसके बारे में, स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में, मेटा यूनिवर्सिटी के बारे में, जीआईसी यूनिवर्सिटी के बारे में, जी हाँ, शायद रूसा के बारे में। ये सभी चीजें आज इस लेक्चर में हम लोग सीख लेंगे। और सिर्फ मैंने उतना ही मुझे पढ़ना है जितना रिलेवेंट हमारे यहाँ। तो कोई इतना सारी हिस्ट्री आप जान जाओ और वो ना जानो जो इम्पोर्टेंट है, फिर क्या मतलब। तो जो इम्पोर्टेंट है ना, जो पूछ सकता है ना, वो कवर करेंगे। एक क्वेश्चन आना है इस यूनिट इस चैप्टर से, और 6-7 लेक्चर उतना पढ़ी जितना पढ़ा रहा हूँ, इसकी अब नहीं। आइए बात करते हैं यूजीसी के बारे में। यूजीसी पहले है क्या, ठीक है, जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो देखिए यूजीसी क्या है ना, यूनिवर्सिटी क्या है, यूजीसी क्या है, यूजीसी जिसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है। ये वो बॉडी है आप कह सकते हैं जो 1953 में आई थी। तो यूजीसी कब आया, 28 दिसंबर 1953 में, 28 दिसंबर 1953 में हमारा यूजीसी आता है। क्या करता है ये, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज को देखने का काम, गवर्न करने का काम जो करता है वो यूजीसी करता है। तो यूनिवर्सिटीज को कौन देखता है इंडिया में, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे यहाँ पे, कौन देखता है उसको, यूजीसी देखता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देखता है। तो बना तो 28 दिसंबर 1953 में था, लेकिन जब बना उस समय स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं बनी थी। ध्यान में रखिएगा 1956 में, 1956 में चल के ये यूजीसी जो है इसको स्टैच्यूटरी बॉडी का मिल गया, ठीक है। 1956 में क्या बना, ये स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, जब इसको हमने स्टैब्लिश कर दिया था। कैसे, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी जब इसको लेके एक कानून पास किया गया जिसको कहते हैं यूजीसी एक्ट कहते हैं 1956 में। तो जैसे ही यूजीसी एक्ट पास होता है, ठीक है, यूजीसी एक्ट आता है 1956 में, तब से ये यूजीसी क्या बन गया, एक स्टैच्यूटरी बॉडी बन जाती है। अगर हम आपसे बात करें यूजीसी में कौन कौन आता है, तो यूजीसी क्या क्या आपसे इसके कंपोजिशन की बात करें तो यूजीसी के अंदर में एक चेयरमैन आते हैं, एक वाइस चेयरमैन आते हैं, और 10 और मेंबर्स आते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगर हम आपसे बात करें कि इसको कौन, इसके एग्जीक्यूटिव हेड कौन है जो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरी इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूजीसी। मूविंग हेड, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कहां से ऑपरेट होता है, कहां से चलता है, कैसे चलता है, तो ध्यान में रखिएगा ये यूजीसी है ना, ये दिल्ली से ऑपरेट होता है। साथ साथ दिल्ली के अलावा इसके 6 और रीजनल ऑफिसर्स भी हैं यूजीसी के। तो याद करिएगा, सिंपल से ट्रिक याद रखिएगा, BGH KBP, BGH KBP, एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो कि 6 इसके रीजनल ऑफिसर्स और कहां कहां पे स्टैब्लिश्ड हैं, ठीक है। आप देखो, आप ऐसे भी याद कर सकते हो ट्रिक के थ्रू भी, या फिर ऐसे याद कर सकते हो। देखो एक होता है ना जीबी क्या होता है, आप जानते हो जीबी क्या होता है, हम कंप्यूटर में पढ़ेंगे आईटी के अंदर में, ठीक है ना।
तो जीबी अपना होगा, जीबी केबी दोनों स्पीड होते हैं ना। और ये एचपी है हॉर्स पावर। तो आप ऐसे याद कर सकते हो जीबी केबी और एचपी हॉर्स पावर, आप ऐसे याद कर सकते हो। या आप ऐसे याद कर लो 6 ऑफिसर्स के 6 नाम याद कर लो, 6 रीजनल ऑफिसर्स इनके हैं, बीजीएच केबीपी। लिखिएगा, मैं बता देता हूँ कौन कौन सा। बी लिखिए भोपाल, लिखिएगा बी भोपाल, काउंट फास्ट, लिखिए बी भोपाल, ठीक है। लिखिएगा जी गुवाहाटी, एच हैदराबाद, के कलकत्ता, एक और बी है, तो एक बी भोपाल वाला है और एक बी बेंगलुरु वाला है, ठीक है, बेंगलुरु। और पी पुणे। तो दिल्ली पुणे, पी में पुणे। तो दिल्ली और 6 रीजनल ऑफिसर्स हैं जो जहां से ये काम करता ऑपरेट होता है यूजीसी आपका। पहले चेयरमैन कौन थे हमारे यूजीसी के? तो डॉक्टर सीडी देशमुख वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। पूछ सकता है, बहुत बार पूछता है एग्जामिनेशन में। अच्छा, जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है ना, इसके विजिटर कौन होते हैं? तो ऑलवेज रिमेंबर, जो भारत सरकार के जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ये जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया में, ये जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं ना, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनके ये क्या है? उनके ये विजिटर होते हैं। हु इज द विजिटर? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द विजिटर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। क्लियर हो गया पूरा? इस साइड पूरा स्लाइड इधर में आता हूं। तो बस इतना से याद रखिएगा। यूसी बारे में आपको इससे नहीं पूछेगा, यूसी पूछ सकता है कब आया, कब स्टैट्यूटरी बॉडी बना, किस ईयर में बना, ये पूछ सकता है, ठीक है। पूछ सकता है कि कौन विजिटर होता है, पूछ सकता है कि पहले कौन है, पूछ सकता है कि इसके कंपोजिशन के बारे में पूछ सकता है कि कहाँ से ऑपरेट होता है, और बस इसके अलावा नहीं पूछेगा। इसके बस इतना पढ़ लो, बहुत यूजीसी के बारे में। और भी चीजें ना पढ़ने के लिए उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। उतना ही पढ़िए जितना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। अब 100 चीज पढ़ो यूजीसी के बारे में, नहीं पूछता है एग्जामिनेशन में। नहीं पूछता है कि बताओ कि कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी क्या, नहीं पूछता है। डेटा बहुत इरेलेवेंट डेटा है, पूछ दे, बहुत ही कम चांस पर, रेयर चांस तक पूछेगा कि बताओ कितनी यूनिवर्सिटीज थी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज तो बदलती रहती हैं, बढ़ती घटती रहती हैं। आइए इसकी बात करते हैं। बाकी हम टेलीग्राम चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अभी अपडेट फॉर यूजीसी, हम उसमें पोस्ट कर देंगे कि अभी कितनी क्या चल रही है, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं INDU। देखिए इतना समझ में आ गया ना, तो हेडिंग डाल लीजिएगा इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। देखिए ये क्या है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा INDU। देखिए ये क्या हुआ है, ये इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है INDU। देखिए ये क्या है ना, ये जो यूनिवर्सिटी है ये डिफेंस के लिए है, ठीक है। तो ये जो INDU जो मैंने बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ये डिफेंस की यूनिवर्सिटी है, डिफेंस की, ठीक है ना, जिसको भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो ये जो INDU आपका डिफेंस यूनिवर्सिटी है, ये 2010 में एस्टैब्लिश हुआ है। ध्यान रखिएगा, एस्टैब्लिश कब हुआ है? बिनोला, ये कहाँ पे हुआ है? तो बिनोला इन गुड़गांव हरियाणा में एस्टैब्लिश हुआ था 2010 में। ध्यान रखिएगा, बस इतना पढ़ना है, बस उतना पढ़ना जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है ना। हेडिंग डालिएगा स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। देखिए अब स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होता है, तो अगर मैं आपसे स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो ये जो यूजीसी है ना हमारा, ये जो हमारा यूजीसी एक्ट बना है 1956 वाला, तो यूजीसी जो हमारा एक्ट है 1956 1956 जो यूजीसी एक्ट है, तो उसका जो लिस्ट है, तो लिस्ट देखिए उसके, तो लिस्ट 12B 12th B में बताया गया है स्टेट यूनिवर्सिटी में। पूछ सकता है कि बताओ किस लिस्ट में बताया गया है, तो लिस्ट 12B में यूजीसी एक्ट 1956 में मेंशन किया गया स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में। अब देखिए जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होता है ना आपका, ये एलिजिबल होते हैं, इनको सेंट्रल केंद्र सरकार द्वारा मदद किया जाता है, तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द सेंट्रल असिस्टेंस। इनको केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल हेल्प भी दिया जाता है, तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द सेंट्रल असिस्टेंस। क्लियर हो गया? इनको केंद्र सरकार द्वारा भी मदद किया जाता है, ऐसा नहीं कि राज्य सरकार का है तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी करेगा और
सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग, दोनों करेंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इस्टेब्लिश। अच्छा, ये किसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके अंदर में आखिर इस्टेब्लिश किसके अंदर में होती है, किसके अंदर में इस्टेब्लिश होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमेशा स्टेट यूनिवर्सिटीज या तो स्टेट एक्ट के अंदर में स्टैब्लिश्ड होती हैं या तो प्रोविंशियल एक्ट के अंदर में स्टैब्लिश होती हैं। तो ध्यान, ये दो एक्ट के अंदर में स्टैब्लिश हो सकती हैं, आइदर प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज किस में स्टैब्लिश होती हैं, यूजीसी के अंदर में, तो ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज किस में स्टैब्लिश होती हैं, स्टेट एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट। क्लियर हो गया, फाइन। हेडिंग डालिएगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, हेडिंग डालिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी। बस इतना पढ़ना है स्टेट पर, इसके बाद पढ़ना है इसके ऊपर, इतना काफी है। बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, देखिएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये यूनिवर्सिटी स्टेट और इन दो एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश होती हैं। वैसे अगर आपसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कैसे स्टैब्लिश होती हैं, तो स्टेट एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश हो सकती हैं। सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट 1860 के हिसाब से स्टैब्लिश हो सकती हैं। सेंट्रल एक्ट द्वारा स्टैब्लिश हो सकती हैं। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट द्वारा स्टैब्लिश हो सकती हैं। कंपनीज जो होती है ना, कंपनी से ये कंपनीज रजिस्ट्रेशन जो अपना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी स्टैब्लिश होते हैं, उनके द्वारा भी स्टैब्लिश किया जा सकता है। तो कंपनीज रजिस्टर्ड जो होती हैं, ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग में भी, तो कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से भी स्टैब्लिश हो सकती है, लेकिन सेक्शन 25 उसके हिसाब से। तो कंपनीज एक्ट जो 1956 है ना हमारा, उसमें सेक्शन 25वां जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग में भी ये चीज स्टैब्लिश हो सकती है। तो ये ऐसे एक्ट है जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश, देखिए अगर आप इस यूनिवर्सिटीज खोल रहे हो तो आपको किसी ना किसी से तो स्टैब्लिश कराना पड़ेगा अपना, तभी चल पाएगी वो, तो ये इनसे आप करवा सकते हो। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन होता है, लिख लीजिएगा। तो पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारी वो है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटीज ऑफ हेल्थ, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल स्कीम, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। मैं फिर से बोल देता हूं, जो पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारा वो कौन सा है, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटीज ऑफ हेल्थ, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस, ठीक है ना, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चल आगे बात कर ले, क्या आगे बात करें। अच्छा, ये कहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये गैंगटॉक में है, 1995 में ये स्टैब्लिश हुआ था, 1995 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इतना काफी है इसके बारे में। आइए हेडिंग डालिए डीम्ड यूनिवर्सिटी, हेडिंग डालिएगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो ये क्या होता है, तो ये हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बेहतर काम कर रहे हैं और अच्छा काम करते हैं, तो वो ऐसी यूनिवर्सिटीज को मिनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज कहा जाता है, ठीक है। यानी जिनको कहते हैं ना, जो यूनिवर्सिटीज लग रही हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज लग रही हैं, यूनिवर्सिटीज जो यूनिवर्सिटीज लग रही हैं, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज इनको कहते हैं। ये हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस हमारे होते हैं। ये किस में आती हैं, तो यूजीसी जो एक्ट है ना हमारा, इसका जो सेक्शन 3 है हमारा, उस सेक्शन 3 में बताया गया है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के बारे में, लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके। पहली दो डीम्ड यूनिवर्सिटीज कौन सी थी हमारी, वो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में पड़ता है, और दूसरा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में पड़ता है। ये पहली टॉप 2 जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है वो यही थी। तो बस इतना पढ़ना, इसके बियॉन्ड देखिए किस में आता है, कौन सा स्कीम में, और पहले दो, इसके बियॉन्ड नहीं पूछेगा यार, नहीं पूछेगा इसके बियॉन्ड कि कहाँ से स्टैब्लिश्ड होता है और पहली कौन से, नहीं पूछेगा इसके बियॉन्ड, नहीं पूछेगा कि किस सेक्शन में कौन क्या मदद करता नहीं करता, किस एक्ट में, इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ने पूछने वाला। बाकी आपको लगता था पढ़िए, ठीक है ना। मैंने कहा एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, ओरिएंटल कन्वेंशनल अंडर कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इंडिया से एक क्वेश्चन आएगा। पार्ट नंबर 10th में हमने कवर किया 11th 12th 13 14, अभी चल रहा है 14 पार्ट 15th भी इसी पे आएगा, 16th भी इसी पे आएगा, 17th भी इसी पे आएगा। तो अब देखो लगभग 7 से 8 चैप्टर्स हम लगा रहे हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर नंबर 3 में, एक क्वेश्चन के लिए। तो जितना पढ़ो बस उतना पढ़िए, बहुत है पढ़ने के लिए इस चैप्टर में, ठीक है। तो सिर्फ उतना ही पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सभी चीजों को पढ़ के कोई फायदा नहीं, जब पूछ रहे हैं तो क्या फायदा पढ़ के, ठीक है ना। आइए इस पर बात करते हैं। अब मैं आपको हर टॉपिक समझा दे रहा हूँ जैसे आप समझ पाओ चीजों को, ठीक है। आइए इस पर बात करते हैं, मेटा यूनिवर्सिटीज एंड जीआईसी कॉन्सेप्ट पर। देखिए ये क्या होता है, तो जो हमारा प्लान है ना, तो 12th प्लान में कौन से 12th प्लान में
पहली बार मेटा यूनिवर्सिटीज और जीआईसी कॉन्सेप्ट को लाया गया, पहली बार लाया गया। तो किस प्लान में? तो 12th प्लान में पहली बार मेटा यूनिवर्सिटीज एंड जीआईसी कॉन्सेप्ट लाया गया। ध्यान रखिएगा, किसने इस कॉन्सेप्ट को किसने लाया है? तो यूजीसी द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा पहली बार इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था। कब लाया गया था? तो 12th प्लान में इसको लाया गया। ध्यान रखिएगा, क्या पर्पस है इसका लाने का? तो इसका पर्पस है टू शेयर, हाँ क्या देखिए पर्पस क्या लर्निंग, इसका पर्पस क्या? इसका पर्पस ये है कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है ना, उनके बीच में लर्निंग रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस हैं वो शेयर किया जाए, ये पर्पस है। तो मेटा यूनिवर्सिटीज एंड जैसी कॉन्सेप्ट कब आया? 12th प्लान में। कौन लाया? यूजीसी लाया। क्या पर्पस है? कि जो लर्निंग रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस होते हैं ना पढ़ने के सीखने के, वो जितने भी यूनिवर्सिटीज है उनके बीच में शेयर किया जाए, जिससे क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी होगी, सबका ग्रोथ होगा, सब अच्छा काम कर पाएंगे, तो सबका फायदा होगा ना इससे। अगर सबके पास रिसोर्सेस अवेलेबल रहेगा ऑनलाइन मोड में तो सबके लिए बेटर है। तो यही इसका काम होता है। ध्यान रखिएगा, हम मेटा यूनिवर्सिटीज और जीआईसी कॉन्सेप्ट को सेकंड जनरेशन यूनिवर्सिटीज भी कहते हैं। पूछ सकता है आपसे एग्जामिनेशन में ना। थोड़ा सा बात करते हैं आखिर पहले कौन सी यूनिवर्सिटीज आई है इसके अंदर में। तो मेटा यूनिवर्सिटीज और जीआईसी कॉन्सेप्ट को लाने वाली पहली जो 2 यूनिवर्सिटीज आपकी हैं, उसमें जो पहली यूनिवर्सिटीज आपकी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपकी है, और आप कह सकते हैं जामिया मिल्ला इस्लामिया भी है। इन दोनों ने आप कहिए 2 इयर्स का ये मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन का कोर्स लाया था 2 साल के लिए। अब देखो, मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन जो है ना, ये लगभग इक्विवेलेंट होता है एमएससी के बराबर ही होता है। तो इन्होंने लाया था दिल्ली और जामिया मिल्ला इस्लामिया। आगे बात करते हैं, इतना समझ में आ गया ना? हेडिंग डालिएगा रूसा, हेडिंग डालिए रूसा, हेडिंग डालिए रूसा, ठीक है ना? आगे बात करें तो भाई अपने साथ फटाफट देखिएगा रूसा क्या होता है हमारा। आगे बात करते हैं, देखिए तो लिख लिया, फुल फॉर्म लिखिएगा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। और ये क्या है आपका? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया ये स्कीम है रूसा, ठीक, जो 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका काम क्या होता है ना, ये फंडिंग देता है, ये जो यूनिवर्सिटीज होती है ना उनको फंड प्रोवाइड कराने का काम रूसा करता है। किसको फंड देता है? तो ये लगभग रूसा के अंदर में जो फंड प्रोवाइड किया जाता है ना, तो जो स्टेट हायर यानी राज्य में और अच्छा से पढ़ा पाए, राज्य देखिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो जो स्टेट है ना वो हायर एजुकेशन में अच्छा काम कर पाए, अच्छा पढ़ाई करवा पाए, इसलिए ये रूसा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करता है स्टेट हायर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए ये मेनली काम करता है। इसमें फंडिंग कितना होता है ध्यान रखिएगा। अगर इसके बाद फंडिंग की बात करूं तो जनरल स्टेट्स होते हैं हमारे, तो उसके लिए रेशियो 65:35 में, और स्पेशल कैटेगरीज स्टेट्स होते हैं उनको ये फंडिंग प्रोवाइड करता है 90:10 रेशियो में। क्लियर है? फाइन। तो बस इतना ही पढ़ना है आपको, इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़िए, काफी है। अच्छा, इसमें मतलब क्या? 65% शेयरिंग जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट, 30% स्टेट गवर्नमेंट करेगा फंडिंग, 90% सेंट्रल, 10% स्टेट करेगा। तो ऐसे फंडिंग होती है, स्ट्रैटेजिक फंडिंग प्रोवाइड करता है स्टेट को कि स्टेट भी अच्छा काम करे, स्टेट भी हायर एजुकेशन ले आए और अच्छा करे। बस इतना सा था इस लेक्चर को। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करना, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं फ्रेंड बीच में, और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मैं आपसे पार्ट नंबर 15 में गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज अभी अपडेट फॉर यूजीसी। So thank you for watching this video. See you in the next video. Bye bye. Take care.